और मुझे आज कम तंग करने की कोशिश करें, क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। कल ज़्यादा एनर्जी लगा दी। एनर्जी लगाता हूँ ताकि दूर दूर तक हमारी आवाज़ जाए। क्या हाल है? पूरा गुरु जी स्मार्ट बन के आ रहे हैं। घाट का क्लास में बताए हैं विशाखापट्टनम, लेकिन यूट्यूब में बताया है महेंद्रगिरी। तो हम जानते हैं यूट्यूब पे लड़का लोग पुरनका एनसीईआरटी पढ़ता है, तो उतना बहस कौन करेगा। अपना महेंद्रगिरी निकाल दिए, वहां पर हम एक और चैनल है मिशन ऑल एग्जाम, उस पर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सबका सीरीज आएगा, तो उसको भी जुड़ जाइएगा। मिशन ऑल एग्जाम निकालो ना, मोबाइल निकालो। प्ले स्टोर है सर। नहीं ना, यूट्यूब निकालो। टेंशन है सर। नौकरी देना है हमको, दे दीजिए नौकरी। ना कर दे। हाँ कही रहे सर। मिशन ऑल एग्जाम डालिए ना, सबसे ऊपर आ गया। इसमें सर बिहार पुलिस का भी सर बताओ। सब बिहार दरोगा भी होगा। बिहार दरोगा सर, बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस का कर रहे हैं सर तैयारी। इसके बड़ा टीवी का दुकान है, पूरा टीवी पे चलवा दिया था आपको। कहाँ? कंकड़ बाबू पूरा टीवी पर चल रहा था। तो अच्छा लगा सब लोग, सब ये गाना ना बजते रहता दुकान बहुत बड़ा। फिर क्या बोला सब? सब शिक्षक वहाँ पे अच्छे को तैयारी करने वाले हम लोग थे। सब देख रहे थे। दोस्त का दुकान है, पूरा बड़ा बड़ा जो 32 इंच का जो टीवी होता है। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा एक आध को फोटो भेजवाइएगा, सर। बड़ा सा फोटो। 160 टीवी पे चल रहा था। अरे बाप, 160 टीवी पे चल रहा था। आप तो हीरो बना दीजिएगा मुझको। हीरो है सर, आप ये तो है। हीरो है सर, पूरे भारत में आपका चर्चित है। हीरो है नहीं, हीरो है, कहना नहीं है सर। सर इसके बाद सर हम सर अति इसके साथ बैठ इसमें खाली मेरे कर दीजिए ना सर, बता दीजिए ना। यूट्यूब निकालो। इसमें पूरा भूगोल आपका वीडियो तो देखते हैं सर मेरे शाम में सर।
तुम कहाँ थी इतना दिन से? आ जाओ, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा, यहीं से। दूसरे का डायलॉग चुरा लिए हैं। चलिए भाई, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, लोकल विंड के अंदर भाई बात मत करिए, काम की बात हो। जितने देर हम लोग बैठे हैं, कम से कम 1 घंटे ही पढ़े, लेकिन पढ़ाई हो, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो भाई हम लोग लोकल विंड लिखवा रहे थे, हम लोग लू लिखवा दिए थे, चिनूक लिखवा दिए थे, ब्लिजर्ड लिखवा दिए थे। अब आइए अगला लिखिए सेंटा आना। अगली हवा लिखिए सेंटा आना। लोकल विंड हम लिखवा रहे थे उसका नाम। और सुनो बात, न तुम लोग जानते हो इतना देर ब्रेक रहा, अब तक कॉपी कलम सब निकाल के रख लेना चाहिए था। जब पढ़ाना शुरू करते हैं तब बैग में से कॉपी निकलता है, कलम निकलता है। भाई सुनिए, ऐसी हवा, अभी बंद कर दीजिए, ऐसी हवा जो किसी खास स्थान पर चले, किसी खास स्थान पर चले और खास समय में चले, उसे बोलते हैं लोकल विंड। ऐसी हवा बता चुके हैं सब, खाली रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप लोग क्लास में आ जाएं। ऐसी हवा जो किसी खास स्थान पर चले, खास समय में चले, उसे लोकल विंड कहते हैं, लिखवा दिए थे। इसमें हमने बताया था विद्यार्थी जी, पहला हवा लू, लू चलती है उत्तर भारत में। उसके बाद बताया था चिनूक, चिनूक को बोलते हैं स्नो ईटर, हिमखोर। वो प्रेरी के मैदान में टेम्परेचर को ठीक कर देती है, जिससे वहाँ के लोग अच्छा फील करते हैं। फिर बताया था ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड में बताया था हडसन की खाड़ी से महान झील की ओर, और महान झील में बताया था 4 झील, 5 झील। कौन कौन? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। सुपीरियर झील में कितने झील बताए थे? 5 झील। सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। एक ट्रिक बताया था SMHU। लेकिन 3 हवा हमने पढ़ाया था, ब्लिजर्ड, चिनूक और लू। अगली हवा लिखिए सेंटा आना। अगला हवा लिखिए सेंटा आना। क्या? हाँ, वो उसके बाद अब चिनू हवा के नाम पर झील आ गया, तो वहीं पर झील खत्म कर दिए। इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलिए सेंटा आना। सेंटा आना ये लिखिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। सेंटा आना अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया नहीं पता हो आपको तो लिख दीजिए USA। अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया राज्य, ठीक है भैया? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में ही एक और हवा चलती है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर, इसको अंग्रेजी में भी ब्लैक रोलर, हिंदी में भी ब्लैक रोलर, काला चक्का मत कर दीजिएगा। ब्लैक रोलर दोनों कैलिफोर्निया में। विद्यार्थी जी दोनों आज ध्यान से पढ़िएगा, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया फेमस है डेजर्ट एरिया के लिए। कैलिफोर्निया में डेथ वैली है। क्वेश्चन कभी आता है कैलिफोर्निया में क्या है जी? डेथ वैली। बहुत अधिक तापमान होता है, इसीलिए इसको बोल दिया गया मृत घाटी। तो दूसरा चीज है डेथ वैली, अंग्रेजी में ही बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं डेथ वैली। भाई पूछा जाए प्रसिद्ध डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में ही जो हमें देखो जितनी बातें हमें याद आ जाती हैं वो सब लिखवा देते हैं। डेथ वैली कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया में ही सिलिकॉन वैली है, जिसे जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली, डेथ वैली भी कैलिफोर्निया में और सिलिकॉन वैली भी कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली है यहाँ
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। सिलिकॉन वैली में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मतलब चिप बनाने का, टीवी बनाने का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसका बनाने का दुनिया में सबसे बड़ा उद्योग कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में ही है। रियल में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लगाया गया है उस सारे देश में उस जगह को सिलिकॉन वैली कहते हैं। जैसे भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली, भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। इसीलिए बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, लेकिन रियल सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। सिलिकॉन एक नदी का नाम है, उसी के नाम पर पड़ा सिलिकॉन वैली। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हम वहीं लगाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है, जहाँ ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है। वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर थोड़ा भी जंग लगा या खराब हुआ तो 10,000, 20,000, 50,000 का सामान तुरंत डेड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए हमेशा ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, आर्द्रता कम होनी चाहिए। हवा में अगर नमी होगी तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी खराब होगा। इसीलिए कंप्यूटर का जो लैब होता है कंप्लीट एसी वहाँ लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है भैया? क्योंकि एसी नहीं लगाएंगे तो उसके जो पार्ट्स हैं प्रॉपर काम नहीं करेंगे, उसमें जंग लगेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो काम करना बंद कर देगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम जहाँ भी रखते हैं या उसका उद्योग लगाते हैं, कोशिश किया जाता है कि वहाँ लगाया जाए जहाँ पर बारिश कम होती है। तो कैलिफोर्निया चूँकि डेजर्ट इलाका है, इसीलिए कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लगा हुआ है। और जहाँ भी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जिस देश में लगता है उसे वहाँ का सिलिकॉन वैली कहते हैं। जैसे भारत में बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली, ऐसे बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत के उद्यान का शहर, भारत में उद्यान का शहर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। क्लियर है भाई? बेंगलोर। और बता दूं आपको थोड़ी सी बात कि बेंगलुरु से थोड़ा सा पूरब जाइएगा तो कर्नाटक में कोलार माइंस है, कोलार और हट्टी, जहाँ भारी मात्रा में गोल्ड मिलता है। इंडिया में सोना कहाँ से निकाला जाता है? कर्नाटक के कोलार माइंस और हट्टी माइंस, है ना। वैसे जमुई में भी, बिहार के जमुई में भी सोना का भंडार का अनुमान लगाया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड का अनुमान बिहार के जमुई में, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी वर्तमान में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ, तो कोलार और हट्टी, ये दो कर्नाटक में प्लेस है। वहीं बगल में बेंगलुरु को उद्यान का शहर सिलिकॉन वैली कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये दोनों हवा चलती है कैलिफोर्निया में, याद कर लीजिएगा। दोनों गर्म है, दोनों गर्म है। नेचर दोनों का क्या है? गर्म। अब मरुस्थल में चल रही है तो गर्म होना चाहिए, गर्म है। दोनों कैसी है भैया? गर्म है, दोनों हवा गर्म है। अगला हवा लिखिए नेक्स्ट हवा लिखिए जोंडा। नेक्स्ट हवा लिखिए जोंडा। जोंडा ये भी गर्म है, अर्जेंटीना में चलती है। ये भी गर्म है और कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में। जोंडा गर्म हवा है और अर्जेंटीना में चलती है। जोंडा गर्म हवा है और अर्जेंटीना में चलती है। अर्जेंटीना की राजधानी आप लोग जानते हैं, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना में ही दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ हम लिखवाए हुए थे। एकांकागुआ है, ये अर्जेंटीना में है। सच पूछिए तो जो आपका बैच है ना, पूरे टीचर के बैच में सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी यहीं पढ़ाए। बाकी में तो प्रेशर हमको है। जब तक प्रेशर पड़ता तब तक आपका बैच में बहुत कुछ खिंचा गया था, है ना। फिर प्रेशर आया कि भाई टाइम कम है तो बाकी बैच में जल्दी हो रहा है। लेकिन आपके बैच में क्या हुआ ना कि प्रेशर नहीं पड़ा तो हम पढ़ाते चले गए। तो ये फायदा आपका यही हुआ कि आप लोग को खिंचाया बहुत कुछ ज्योग्राफी में। नहीं तो प्रेशर वाला में आते ना तो कुछ चीज़ें मिस हो जाता। चलिए, अर्जेंटीना के अंदर में एकांकागुआ चोटी है। एकांकागुआ
जो पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। जोंडा, जोंडा अर्जेंटीना में, लिख दिए, ये गर्म है। क्या बोलो है? ब्यूनस आयर्स। अरे राजधानी मिल जाएगा कहीं भी, राजधानी किसी भी देश का मेन टाउन होता है ना, उसके लिए टॉर्च जला के खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्राचीन काल में क्या जलाते थे? टॉर्च, कुछ स्पेशल चीज खोजना होता था। तो आज भी डॉक्टर दांत को खोजना होता है तो क्या करते हैं? टॉर्च जलाते हैं। हाँ, जोंडा, कान में भी। कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल। अगला आइए फोन, अगला लिखो फोन, फोन लिखिए, फोन, फोन, FOHN, H साइलेंट होता है फोन में, H साइलेंट है। H क्या है? साइलेंट है फोन में। तो फोन ये चलती है स्विट्जरलैंड में। ये चलती है कहाँ? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में चलती है। स्विट्जरलैंड में फोन चलती है, चिनूक जैसी है, पता है आपको? ये चिनूक बताते हैं, ये चिनूक जैसी हवा है। मतलब कि ये सुनो मेरी बात, ये चलती है आल्प्स पर्वत से स्विट्जरलैंड की ओर, आल्प्स पर्वत से स्विट्जरलैंड की ओर चलती है। जैसे चिनूक चलती थी रॉकी पर्वत से प्रेरी घास के मैदान की ओर, वैसे ही ये भी चलती है आल्प्स पर्वत से स्विट्जरलैंड की ओर। और जब ये चलती है ना, ये गर्म है। कैसी हवा है ये? गर्म है। इतनी गर्म है कि ठंडी के दिनों में स्विट्जरलैंड का तापमान -20, -25, -30 हो जाता है। ऐसे में स्विट्जरलैंड के लोग धरती का स्वर्ग नहीं पर धरती पर नरक का महसूस करेंगे। देखो, ठंडी हो तो अच्छा लगता है, और ठंडी में केवल आपके दरवाजे पर बर्फ जम जाए पूरा 100-150 इंच, और उसके बाद DM साहब का आदेश है कि 2 महीने तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। आपको घर में कैद हो जाना है अपने अपने सामान को लेकर। और समय समय पर गाड़ियां आएंगी, सरकारी गाड़ी भोपू बजाते हुए, बोले सब्जी सब्जी सब्जी, फटाफट अपना अपना थैली पकड़िए, घर में घुस जाइए। 2 महीने तक आपको रूम में बंद कर दिया जाए, कैसा लगेगा? खराब रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसी टेंशन में चल रहे शिक्षक भर्ती का, ऊपर से बर्फ जमा, घर से निकलने आना हो जाए तो पता चल। इसीलिए पोलर रीजन में सुसाइड का दर ज्यादा होता है। वहां इधर के गर्म प्रदेश की तुलना में ठंडे प्रदेश के सुसाइड ज्यादा करते हैं, रिपोर्ट है। ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं बात। तो स्विट्जरलैंड धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जाड़े में नरक बन जाता यदि ये हवा नहीं चलती। हर साल जाड़े में फोन नाम की हवा चलती है, जिससे स्विट्जरलैंड का बर्फ पिघल जाता है। यहाँ ठंडी में भी हल्की गर्मी का एहसास होता है, जिससे पूरे साल स्विट्जरलैंड धरती का स्वर्ग बना रहता है। हालांकि क्लाइमेट चेंज के कारण कभी कभी यह हवा नहीं चलती। यानी आज बदल गया जमाना। क्लाइमेट चेंज होने से बड़ी नुकसान हुआ उन देशों का जो धरती के स्वर्ग कहे जाते थे, वहां क्लाइमेटे बदल गया। अब कोई जिस कारण से वहां लोग जाते थे घूमने, कभी जाएंगे। उसी प्रकार लंदन यानी यूरोप का एक ऐसा देश है, इंग्लैंड, लंदन एक ऐसा शहर है जहां पूरे साल वर्षा होती है। आप लंदन में हिथ्रो एयरपोर्ट है, उससे बाहर निकलिए तो आप जब निकलिएगा आपको बारिश मिल जाएगा। मन बाहर निकलिए, बादल तो मिलना ही है, 1-2 घंटे के अंदर बारिश हो जाएगी। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज से 10-10 दिन तक वहां लंदन में वर्षा नहीं होती। लंदन एक ऐसे क्लाइमेट में जहां पूरे साल हर 2-3 घंटे पर, और हमेशा आपको फुहारों वाली बारिश, तो रिमझिम बारिश जिसको आप इंजॉय करते हैं, उसको तो हमेशा मिलता है। इसीलिए पहले लोग शादी के बाद हनीमून के लिए लंदन को चुनते थे। क्यों चुनते थे? क्योंकि लंदन में जाते ही भीगने को मिलेगा। लेकिन अब कौन इतना खर्चा करेगा, 5-5 दिन बारिश का वेट करेगा। लोग अब लंदन से हनीमून का प्रोग्राम कहाँ शिफ्ट कर दिए, वहाँ मियामी बीच चले जाते हैं। लोग समुद्र के लहरों पे मना लेते हैं हनीमून, लेकिन अब लंदन नहीं जाते। कितना नुकसान हुआ लंदन का। लोग जाते थे भाई, लोग वहां जाते थे तो हनीमून तो अपना मनाएंगे ही, पर वहां के सरकार को रेवेन्यू दे के आते थे। भाई जब कोई घूमने आता है तो आगे सरकार को पैसा ना मिलता है भाई। तो आज क्लाइमेट चेंज ने क्या कर दिया, पैसे का जो सोर्स था उस देश का खत्म कर दिया।
जिस कारण से लोग लंदन जाते थे, अब जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। अब 55 दिन कौन भीगने के इंतजार करेगा? तत्काल शादी हो, तुरंत भीगना है जी। चलिए, चलो नेक्स्ट आ जाओ। मैं इसलिए सुनो, इस कहानी को कनेक्ट करने का मेरा उद्देश्य आपको एंजॉय कराना नहीं था, बल्कि यह उद्देश्य था कि आप जोड़े क्लाइमेट चेंज कैसे इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है, कैसे टूरिज्म को इफेक्ट करता है। मतलब आप कभी भी इस तरह की बातें अगर कहीं बोलेंगे, समाज में कहीं कुछ लिखेंगे, तो उसमें दम होगा। मतलब टूरिज्म को कैसे इफेक्ट कर देता है क्लाइमेट, यानी भूगोल पर ही पूरा दुनिया चल रहा है। क्लाइमेट खत्म तो इंडस्ट्री गायब, सब कुछ गायब। भूगोल के बिना न तो इतिहास बनता है। इसी जमीन के लिए लड़ाई हुआ और क्या बना? इतिहास। बिना भूगोल के, भूगोल सबका मालिक है ना। अमीर घराने से बिलोंग करते जमींदार हैं, बाकी सब रैयत है। चलो आगे, मानते हो कि नहीं मानते हो? चलिए, तो ये भैया आपका प्लस, इतना बड़ी बड़ी बात बोलता हूं इसीलिए कि 9, 10 और +2 में भी आपका काम आ जाए। चलिए अगली हवा लिखिए, मिस्ट्रल। अगली हवा मिस्ट्रल लिखिए, लिखो मिस्ट्रल। अगला हवा लिखिए मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक हवा है, ये चलती है फ्रांस के रोन नदी घाटी में। रोन नदी घाटी फ्रांस में चलती है। ये कहाँ चलती है? फ्रांस के, एक नदी बहती है फ्रांस में, रोन नदी, उसी में चलती है रोन नदी घाटी। और एक ऐसी है, ठंडी है। यह हवा ठंडी है और शुष्क है। ठंडी है और शुष्क है, माने कोल्ड है और ड्राई है। कोल्ड और ड्राई है जी। ठंडी है और शुष्क है, कोल्ड और ड्राई है। रोन का स्पेलिंग होता है एच, पता नहीं उधर एच का है, साइलेंट कर देते हैं। रोन नदी घाटी में, जब बोलने न था तो लिखवाए का है। अंग्रेजी का ही डिमेरिट है, साइलेंट वर्ड रखते हैं। क्या जरूरत है? मैंने पूरा वर्ड गिर जाएगा क्या? देखो सपोर्ट में रखते हो। नाइफ में के NIF नहीं कर सकते क्या? के NIF का अलग कर दिया। जब बोलने ना, हिंदी में ही पॉजिटिविटी है, जितना लिखते हैं वो सब बोलते हैं, और अंग्रेजी में लिखते हैं वो सब नहीं बोलते हैं। कमी है कि नहीं? अंग्रेजी गरीब भाषा है, और एकदम से गरीब मतलब कि हमसे चुरा रहा है वर्ड। चटनी, सलाद, अचार सब ले गया, सैलेड, है ना। चलिए, यहाँ के लड़के भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सैलेड। भैया सैलेड देना, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हाँ, सामने वाला जो बैठा है मेरे साथ ट्रंप के परिवार से आता है, लालू प्रसाद के परिवार से नहीं आता। चलिए, घर में बोलेगा सलाद, वहां बोलेगा सैलेड, है ना, ताकि सामने वाला को लगे। आप पॉपकॉर्न खरीदते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चलो आगे आओ, अगला हवा लिखो बोरा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, चल चला चल। बोरा एक हवा है, बोरा। बोरा हवा चलती है एड्रियाटिक सागर में। कहाँ चलती है भैया? एड्रियाटिक सागर में बोरा हवा चलती है विद्यार्थी जी। एड्रियाटिक सागर यह है इटली में। ये कहाँ है विद्यार्थी जी? इटली। एड्रियाटिक सागर इटली के बगल में है। इटली में थोड़ा ना रहेगा, इटली के साइड वाला जो पानी है ना, इटली के पूरब में जो पानी दिखाई दे रहा है वही एड्रियाटिक सागर है। ये भी ठंडी है, कोल्ड है और ड्राई है। ठंडी है और शुष्क है, यानी कोल्ड है और ड्राई है। शुष्क माने पानी इसमें ना होता है, मतलब इस हवा में जल की मात्रा नहीं होती। काहे नहीं होगी? क्योंकि जमीन से चलती है समुद्र की ओर। ये मिस्ट्रल और बोरा ये दोनों जमीन से चलते हैं, और कोई भी हवा जो जमीन से चलेगी वो सब कैसी होगी? ठंडी होगी और शुष्क होगी, सूखा होगी। अगला हवा लिखिए लेवेचे। अगला हवा लिखिए लेवेचे। लेवेचे स्पेन में। लेवेचे कहाँ चलेगी? स्पेन में। और कैसी है? अब गर्म रहेगी, सारी हवाएं मैक्सिमम गर्म होगी, यानी वार्म होगी। वार्म लेवेचे हम लोग रटते थे पहले, लेवेचे स्पेन, लेवेचे स्पेन, लेवेचे स्पेन, लेवेचे स्पेन, मिस्टल फ्रांस, मिस्टल फ्रांस, मिस्टल फ्रांस, मिस्टल फ्रांस, मिस्टल फ्रांस रटते थे। इसी का नतीजा है, उतना बोल बोल के रटे, इतना पढ़ाए, उसका नतीजा है कि हमको याद है। आप लोग क्या सोचते हैं कि जादू की छड़ी हो? सर यादें नहीं होता। इसको किसको? हमको याद होता है क्या? ना, हमको भी याद नहीं होता, याद करना पड़ता
समझे बात? मैंने मास्टर के बच्चा हमको फोन करके माथा खराब कर दिया है सर यादें ना होता है क्या करें। हम बोले कि ऐसा करो कि सर नीचे करो और पैर ऊपर और दिन भर खड़े रहो, कुछ याद हो जाएगा। अरे भाई 10 बार में अब भोंद है मान लीजिए तो आपको 20 बार में याद होगा, अब और भोंद है तो आपको 50 बार में याद होगा, पड़ेगा याद। तो सर यादें नहीं होता है, मार के माथे फोड़ देंगे। लिखो ले अब लिखो सिरक को, अब लिखो हवा सिरा को, अब लिखो सिरा को। मुझे लगता है समझ में अब आ गया वो कैसे याद होगा। चलिए अब मत पूछना, दोबारा पूछोगे तो खिला देंगे सेंट्रोफ्रेस। मेंट्रोफ्रेस क्या होता है, दोबारा मत पूछना। सिरक को जो है ये चलती है मोरक्को में। सिरको चलती है मोरक्को में, ये गर्म याद हो गया ना। सिरको मोरक्को, सिरको मोरक्को। सुनो सिरको सुनो मेरे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीछे वाले विद्यार्थियों, पंडित जी सुनिए इधर। सिरको इधर पंडित जी बैठे हैं। सिरको जो हवा है, सुनिए, सिरको जो हवा है ये चलती है डेजर्ट में, मरुस्थल में। और जब ये चलती है तो इतना तेज चलती है कि इसके साथ बड़ी ऊंचाई तक रेत उड़ता है। रेत माने बालू उड़ता है, और फिर वो बालू बाद में हवा कमजोर पड़ती है तो नीचे गिरता है। और जब बालू नीचे गिरने लगता है ना तो दूर से लगता है कि खून के वर्षा हो रहा है। रेत का रंग थोड़ा रेडिश टाइप का होता, लाल तो नहीं होता, लाल टाइप का, उसको येलो और रेड का मिक्सचर कह सकते हैं, है ना, ब्राउन कहिए, ब्राउन टाइप का होता है। जब रेत गिरता है ना तो दूर से लगता है कि खून के बरसात हो रहा है। इसीलिए सिरको को ब्लड रेन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन हवा को ब्लड रेन, रक्त की वर्षा के नाम से जानते हैं। आई मत सोचना कि खून बहा देती है, ऐसा नहीं है। रेत उड़ाती है और बाद में रेत गिरता है ना तो ऐसा लगता है खून गिर रहा है। तो लिखे भैया इसे रेत की, लिखो इसे बोलते हैं रक्त की वर्षा। सिरको को बोलते हैं ब्लड रेन, अंग्रेजी लिखो ना ब्लड रेन, हिंदी में बोलते हैं रक्त की वर्षा, रक्त की वर्षा। क्वेश्चन आता है किस हवा को रक्त की वर्षा कहते हैं? सिरक को। ऐसा नहीं कि खून बहाती है, एक्चुअली इसमें फंस जाइएगा बालू रेत के आंधी में तो जिंदा नहीं है, बचिएगा, खून तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन इसके कारण नहीं बोलते, बालू उड़ाता है, बालू नीचे गिरता है, इसलिए बोलते हैं इसको ब्लड रेन। सिरको के बाद आइए अगली हवा गिबली। गिबली हर चैप्टर दुनिया का बड़ी इंटरेस्टिंग होता है, उसे मन से पढ़ने की जरूरत होती है, साथ में टीचर पर भी डिपेंड करता है तो किस तरीके से आपको बता रहा है, तो याद हो जाता है चीजें कहानी जोड़ देने से। गिबली, अब गिबली चलती है लीबिया में। हमेशा आप पढ़ाई को बोझ मत बनाइए, पढ़िए तो एकदम जैसे आप पार्टी में जाते हैं पूरा ड्रेस पहन के, ब्यूटी पार्लर से निकल के, सेंट टूंट मार के जब जाते हैं पार्टी में तो कितना उत्सुकता होती है, जा रहे हैं, फोटो खिंचवाएंगे, रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, खाना खाएंगे। हम तो पहले चिकन के मैंने टांग ही पहले निकाल के, है ना, कहने का मतलब कि भैया पूरा उत्साहित रहते हैं। वैसे पढ़ने जाइए ना तो पूरा उत्साहित रहिए कि आज हमको पूरा, अच्छा गिबली, लीबिया में गिबली हवा चलता है, अच्छा ऐसा होता है, वो अच्छा बड़ा, एक बार जाएंगे वहां जरूर देखेंगे हम, बड़े मजा लेके पढ़िए। तो लीबिया में गिबली, गिबली इतनी गर्म है, इतनी क्या आप लोग क्या इशारा बतिया रहे हैं दोनों लोग, ऐसे ऐसे करके सब दिखाई देता है। टीचर का दो ये चीज अच्छा रहता है, कान और आंख, बुढ़ापे तक 90 साल तक, तब उस आपका बतियों सुनाई दे देता है और आप जो ऐसे ऐसे करते हैं वो भी सुनाई दे देता है। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए हाँ अच्छा चलिए गिबली इतनी गर्म है जी कि इतनी गर्म है कि जब ये चलती है ना तो सूखी घास में आग लगा देती है। लोग 3 दिन के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, वहां
हर घर में वहां बेसमेंट होता है जहां हवा चलती है। लीबिया में जहां हवा चलती है ना, वहां हर घर में बेसमेंट होता है। 3 दिन के लोग अंदर चले जाते हैं, नहीं तो सूखी घास में आग लग सकता है ना। तो गिबली हवा जब चलती है, अच्छा ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ऐसा होता है वहां। आइए सुनिए, ये जो बात बता रहा हूं ना, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा कि लोग बेसमेंट में चले जाते हैं, सूखी घास में आग। हमारे गुरु थे प्रोफेसर माजिद हुसैन, वो मानव पूरे भारत के सबसे बड़े प्रोफेसर हैं और उनकी किताबें अब तो नहीं रहे, इसीलिए मैं थे लगा दिया। वो जब पढ़ाते थे ना हम लोगों को, ये सारी कहानी उन्हीं का बताया हुआ है। तो गुरु जी का जो बात था वो आप तक ट्रांसफर हो रहा है। गुरु कभी नहीं मरता। गुरु जब तक ज्ञान जब तक उसका ज्ञान जहां बंद ना हो जाए उसी दिन मरेगा वो, वरना ज्ञान अगर ट्रांसफर हो जाता रहेगा तो तब तक जिंदा रहता है। तो सब इस धरती पर अमर सिर्फ एक ही लोग हैं, गुरु। उनका जो बात है जब तक ट्रांसफर होते रहेगा अगली पीढ़ी में, तब तक वो जिंदा रहेगा। चलिए, तो गिबली लीबिया में है, चलती है, गर्म हवा है। अब जानिए आग लगा देगी तो कैसी होगी, गर्मी होगी। अगला लिखो खामसीन, राम सिंह मत कर देना। खामसीन, खामसीन एक हवा है। खामसीन कैसी है, गर्म है। और कहाँ चलती है, मिस्र में। मिस्र जानते हो ना, इजिप्ट, मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट। पिरामिड के लिए जाना जाता है, पता है ना आपको। मिस्र फेमस है पिरामिड के लिए। पिरामिड के अंदर पहले डेड बॉडी को रखते थे मम्मी लगा करके, वो जो पूरा एक केमिकल आता था जिसमें डेड कुछ फेमस पर्सनालिटी को पूरा मम्मी लगा कर रख देते, लपेट कर कपड़े में, है ना। बाद में वो है, हाँ, ये गीजा का पिरामिड, फेमस पिरामिड कौन है मिस्र में, सबसे फेमस पिरामिड गीजा का पिरामिड। ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो भैया मिस्र में चलती है खामसीन। मिस्र में एक नदी बहती है, नील नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, इसीलिए मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। गिफ्ट ऑफ नाइल, किस कंट्री को नील नदी की देन कहते हैं, मिस्र को। नील नदी की देन, गिफ्ट ऑफ नाइल। दुनिया की सबसे पहली महिला शासिका, पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली महिला शासिका भी कहाँ की थी, मिस्र की, जिसका नाम था रानी हसेपसूत। रानी हसेपसूत ये दुनिया की पहली महिला शासिका थी। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां मिलेगा, ये सामान्य किताबों में नहीं मिलेगा। तो खामसीन मिस्र में चलती है, नोट कर लिए। अब आइए हरमटन, अगला हवा लिखिए हरमटन। हरमटन, मटन, चिकन मटन नहीं, हरमटन। हरमटन ये चलती है नाइजीरिया और घाना में। नाइजीरिया और घाना में यानी विषुवत रेखा पर चलती है। कहाँ चलती है, विषुवत रेखा पर चलती है। कहाँ चलती है भाई, थोड़ा सा गर्म पानी की व्यवस्था हो जाती है। गर्म है ना, ठीक है, थैंक यू। आवाज नहीं आ रहा है क्या, थैंक्स भाई। हरमटन ये कैसी है भैया, गर्म। एक बात बता दें आपको विद्यार्थी जी कि अगर ठंडी बहुत लग रहा है, आपका कंबल या चादर नहीं है, तो कमरे में अगर गर्म हवा का ब्लोअर चला दे तो आपको अच्छा फील होता है। बहुत हो जाती है ऐसी जिसमें हड्डी जमने वाली ठंडी, तो पढ़ने का मन नहीं करता। तो उसके बाद हम लोग क्या चलाते हैं, ब्लोअर, और उसके बगल में बैठ के पढ़ते रहते हैं। नहीं तो कंजूस आदमी है तो बिजली बिल की भी चिंता होती है कि ज्यादा बिल है, उधर से आके बोलेंगे क्या बंद करो तुम, क्या भी थोड़ा सा गर्म हो गया, ठीक है, अब कंबल में घुस जाओ। चलो भैया मैं बता दूं, हरमटन गर्म हवा चले तो ठंडी से मुक्ति मिलती है, लेकिन जब गर्म हवा चले तो आर्द्रता से भी मुक्ति मिलती है, ह्यूमिडिटी से भी मुक्ति मिलती है। सुनिए, गर्म हवा 2 चीजों से मुक्ति देती है, एक आर्द्रता से, ह्यूमिडिटी से, और दूसरी मुक्ति देता है वो ठंडी से। गर्म हवा चले तो ठंड भी कम लगेगा, और गर्म हवा चले
तो ह्यूमिडिटी भी कम होती है। कैसे? जब जितना नमी की मात्रा वहाँ है वो तो फिक्स है, लेकिन जब गर्मी बढ़ता है तो नमी क्या होने लगता है, हवा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, बताया था मैंने। तो नमी तो एक्स्ट्रा आएगा नहीं, और गर्मी बढ़ गया तो नमी की मात्रा क्या हो जाता है, उसी नमी के आधार पर देखें तो परसेंटेज कम हो गया। तो भैया गर्म हवा नमी को कम करती है। यदि हवा में गर्मी हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब बीमार ना पड़िएगा, लेकिन गर्मी के साथ साथ हवा में ह्यूमिडिटी आ जाए, नमी आ जाए, देखते बारिश होती है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको अकुलाहट महसूस होता है। गर्मी खूब था, कोई दिक्कत नहीं, अब बारिश होकर थोड़ा सा बंद हो गया तो पूरा ह्यूमिडिटी हो जाता है, और फिर आपको लाइट चली जाए उस समय, और कमरे में कोई खिड़की ना हो, और आपको बाहर से ताला मार दें, तो भैया तो उमस के मौसम में मच्छर बहुत पैदा होते हैं, मक्खी भी पैदा होती है। ऐसे में वो मच्छर खतरनाक होते हैं, काट लेंगे तो बीमारी पैदा होता। उसमें एक मक्खी पैदा होती है, सीसी मक्खी। ये मच्छर नहीं है भैया, ये मच्छर नहीं है, ये क्या है, मच्छी है, मक्खी, बिहार में बोलते हैं मच्छी। तो भैया सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होता है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पढ़े होंगे, उसमें पढ़े होंगे सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस, नींद आया तो सुतले रह रहे हैं, हमेशा सो रहे हैं। यहाँ के मक्खी अफ्रीका वाला तो और खतरनाक होता है, एक बार काट लिया तब कोमा में सोए तो सुतले रह जाइएगा। तो भैया यहाँ पर विषुवत रेखा की बात किए, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा उमस ह्यूमिडिटी विषुवत रेखा पे होती है, लेकिन जब हरमटन नाम की गर्म हवा चलती है तो वहां पर उमस कम हो जाता है और लोगों का तबीयत ठीक होने लगता है। इसीलिए हरमटन को डॉक्टर विंड कहते हैं। इतना कहानी बताने का एक उद्देश्य था कि हरमटन को डॉक्टर विंड काहे कहते हैं। सीसी मक्खी खत्म होने लगता है, गर्म हवा के चलने से ह्यूमिडिटी, उमस, सफोकेशन कम हो जाता है, जिससे लोगों का तबीयत ठीक हो जाता है। इसीलिए हरमटन हवा को डॉक्टर विंड, क्वेश्चन आता है किस हवा को डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, हरमटन, किस हवा को डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, हरमटन। ये भी जान गए ना, सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है, नहीं, कालाजार स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, फलेरिया, ये सब किससे होता है, प्रोटोजोआ से, है ना। और फंगस से, कवक से क्या होता है, जितना तंग करने वाली बीमारी है, दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब शरीर को तंग करके रख देता है, वो सब फंगस से। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ, अगली हवा लिखो सामल, अगला हवा लिखो सामल। सामल इराक में गर्म हवा है। अगला लिखो सिमोन, सिमोन कहा, ईरान में, कैसी है, गर्म है। अगला आइए पुरगा कहाँ है जी, पुरगा यह है मध्य एशिया, पुरगा गर्म नहीं, ठंडी है। उसके बाद बुरान चलती है तिब्बत में, ये भी ठंडी है। ये भी कैसी है भैया, कोल्ड। बुरान, हिमालय जानते हैं, हिमालय हमें इसी हवा से बचाती है। बुरान एक बर्फीली हवा है, जब सामने आती है तिब्बत में, अगर हिमालय ना होता तो ये बर्फीली हवा हमारे देश में आ जाती। पटना में भी स्नोफॉल होता था, गंगा किनारे हम लोग स्नोफॉल का लुत्फ उठाते है ना। तो भैया बुरान तिब्बत में है, कोल्ड है। इसके बाद लिखिए ब्रिक अगला हवा लिखिए ब्रिक फिल्डर, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया में, और गर्म है। उसके बाद लिखिए यामो जापान में, और गर्म है। उतार लीजिए बस, कै गो हो गया, जितना भी हो गया ठीक है। खूब नींद आ रहा है नहीं, तो तुम लोग रात में काहे जगते हो, सभी लोग रूटीन बनाइए।
अगर चाहते हैं कि लाइफ में बेहतर कुछ हो, जिंदगी में, पूरी जिंदगी में बेहतर हो, तो प्लीज आप लोग सुबह के बैच वाले से खास कर आग्रह है कि आप लोग 10 से 11 के बीच, 11 पार नहीं होना चाहिए, आपको नींद आ जाना चाहिए। इन्हें कि 11 बजे बेड पे नहीं जाना है, 11 बजे गहरी नींद में आपको 10, अगर चाहते हैं कि लाइफ बहुत अच्छा हो, एकदम से टॉप लेवल पे हम जाएं, तो सुबह 4 बजे जगना सोच नहीं। अच्छा, रात में जगने की आदत का शुरू से था, वही तो बनाया गया। रात में जगने की आदत भी तो बनाए थे ना, कि बचपने से था वो आदत नहीं। तो भैया तो ऐसी फिर सूतने का भी आदत 2-4-5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन दिक्कत होगा, आ जाएगा आदत तो नहीं होगा कोई चीज का। उनसे मतलब है मोबाइल 10 बजे से 10:15 के बीच मोबाइल फोन को साइलेंट भी नहीं, एकदम बंद कर दीजिए ना, देखते का तो नींद नहीं आएगा, 100% नींद आएगा। इसलिए प्लीज 10 बजे खाना खा के 11 बजे तक सो जाइए और सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे की आप पढ़ाई कीजिए। हम लिख देते हैं कि पूरे दिन में जो कमाल नहीं हुआ वो सुबह में कमाल हो जाता है, एकदम याद हो जाता है चीजें। इसलिए प्लीज आप लोग ये रूटीन फॉलो कीजिए। ये गलत आदत है पूरी रात भर पढ़ना सुबह वाले बैच के लिए। चलो हम सबको फोन ट्राई करेंगे, क्योंकि सबका नंबर ग्रुप में है, सबको लगाएंगे फोन, एक मिस कॉल करके देखेंगे कौन कौन जगले, किसका किसका फोन ऑफ नहीं हुआ। जिसका ऑफ नहीं हुआ उसी समय उठेगा फोन, हम देना शुरू कर देंगे। ऐसे ऐसी बात बोल देंगे कि तुरंत घर भाग जाओगे। चलो आगे मेरा लाइव सेशन देख के खाना खा के सो जाओ। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट आओ। अच्छा, रात भर जगते तो पूरा दिन सर भारी रहता है। अब देखिए कितनों आदत है फिर भी। चलो अब लिखो, हो गया लोकल इवेंट का नाम हो गया। अब लिखिए इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र एक चैप्टर है, उसको लिखिए। एक चैप्टर लिखिए इकोसिस्टम। 10 मिनट बचा है, जो हो सकता है करते हैं। पॉलिटी वाले सर थोड़ा लंबा खींच देते हैं, तो इसी वजह से हमारा टाइम लेट हो जाता है। हम भी लंबा खींचते, लेकिन मेरी नीचे क्लास है और नीचे 3 दिन से हम आधा घंटा लेट जा रहे हैं। सब एकदम ऐसे आके हमको देखता है और कंप्लेन कर दिया है कि रजनीश सर एकदम लेट आ रहे हैं आधा घंटा रोज से। एक तो हमारा बोर्ड डिजिटल नहीं है और दूसरा हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। वो लोग डिजिटल बोर्ड के लिए बेचारा तड़प रहा है, नहीं है। चलिए कहां से इसको ले जाएं। चलिए लिखिए पारिस्थितिकी तंत्र, हेडिंग देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी। और एक लिखिए भाई, लिखिए विद्यार्थी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पारिस्थितिकी, एक मिनट गलती लिखा गया था जी, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र लिखिए। एक जगह 2 टर्म लिखिए, एक जगह लिखिए पारिस्थितिकी खाली और दूसरी तरफ लिखिए पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र अंग्रेजी में बोलते हैं इकोलॉजी। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास शुरू किया हूं। एनवायरनमेंट का सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम और इकोलॉजी, इन दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग विद्वानों ने किया है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हेक्केल ने किया है। किसने किया है? हेक्केल महोदय। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग, पारिस्थितिकी का प्रयोग हेक्केल महोदय ने किया। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग A.G. टॉन्सले, A.G. टॉन्सले। भाई दोनों टर्म का प्रयोग, हम इसका मतलब समझाते हैं क्या है। कुछ बेसिक बात पहले बता देते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार एकदम, कई तो क्वेश्चन इतनी बार दोनों आया ना है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार किसने इस शब्द का प्रयोग किया, कई बार पूछा है। तो पारिस्थितिकी पूछे, देखो पारिस्थितिकी एक विज्ञान है मेरे विद्यार्थियों। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है, एक साइंस है, जिसके अंदर हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या अंतर है? इकोलॉजी क्या है ना, एक विज्ञान, एक साइंस है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं।
हाँ, इकोसिस्टम एक स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के सजीव और निर्जीव चीजों के बीच अंतर संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आप जिंदा हैं इसलिए नहीं कि आपको केवल लिविंग थिंग का जरूरत पड़ता है। आप जैसे मुझे इस पोडियम की जरूरत पड़ा ना जी, इस पर मोबाइल रखें या पानी रख सकते हैं, कि निर्जीव ही ना था। एसी की जरूरत पड़ा ना भाई, तो क्या था, सजीव था, निर्जीव था। सांस लेते हैं तो हवा आया कहां से, हवा सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है, हवा में जान थोड़ा ना होता है। तो टेम्परेचर जिसके कारण पौधे बढ़ते हैं, हमें भी टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो क्या है, निर्जीव है। तो पारिस्थितिकी तंत्र हम उसे कहते हैं, इकोसिस्टम हम उसे कहते हैं जिस स्थान पर रहने वाले सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और अबायोटिक, दोनों मिलकर एक दूसरे से अंतर संबंधित, इंटरलिंक होकर अपने आप को सरवाइव करवाते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। प्राकृतिक में समुद्र का इकोसिस्टम हो गया, मरुस्थल का इकोसिस्टम हो गया, घास के मैदान का इकोसिस्टम हो गया। आर्टिफिशियल में जो एक्वेरियम लगाते हैं जिसमें मछली उछली घूमते रहता है, वो क्या है, अपना आप बना है इकोसिस्टम, है ना। आप छत पर पौधे लगा देते हैं या कुछ वो फॉर्म खोल देते हैं किसी पक्षी उक्षी का, तो ये क्या है भैया, ये आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम में माउंटेन इकोसिस्टम, लेक यानी झील का इकोसिस्टम, नदी का इकोसिस्टम, तो ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है जहां क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। और वो जीव जंतु वहां के जो निर्जीव चीज है, जैसे पानी, हवा, टेम्परेचर, उन पे डिपेंड होकर अपने आप को आगे चलाते हैं। उस जगह को बोलते, उस स्थान को बोलते हैं इकोसिस्टम। अब उन सभी स्थानों के बारे में जिस विज्ञान में हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी। दोनों में अंतर समझ में आया? इकोसिस्टम समझ गए, एक निश्चित तापमान, एक निश्चित वर्षा, एक निश्चित एयर प्रेशर, एक निश्चित क्लाइमेट कंडीशन में, जलवायु का जो स्थिति है, एक निश्चित जलवायु स्थिति में जो जीव जंतु रहते हैं और वहां के क्लाइमेट से, वहां के निर्जीव चीजों से इंटरलिंक होकर के सरवाइव करते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र। फिर दूसरे जगह जाएंगे तो दूसरे क्लाइमेट में दूसरे टाइप का इकोसिस्टम मिल जाएगा। लेकिन जो नेचुरली डेवलप होता है उसे नेचुरल इकोसिस्टम, और जो आर्टिफिशियली डेवलप होता है उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी एक साइंस है जिसके अंदर हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम पार्टिकुलर प्लेस है जहां के रहने वाले जीव जंतु, वहां के सजीव और निर्जीव एक दूसरे से इंटरलिंक होकर काम करते हैं, तो उसको हम उस जगह को बोलते हैं इकोसिस्टम। ऐसे ऐसे जितने जगह हैं उनके बारे में जिस विज्ञान में पढ़ते हैं उसको इकोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग हेकेल ने किया और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया। समझ में आया? पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, टेंशन लेना जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिकी का जनक, फादर किसको बोलते हैं? पारिस्थितिकी का जनक, पारिस्थितिकी का जनक किसे बोलते हैं? फादर। इकोलॉजी का फादर कौन है? इकोलॉजी का फादर हैं ओडम महोदय। ओडम कौन है भैया? ओडम महोदय। इनका पूरा नाम है यूजीन ओडम। यूजीन ओडम लिख लीजिए भैया। पारिस्थितिकी के जनक हैं यूजीन ओडम। जनक कुछ, नाम लेने वाला कोई और है। विद्यार्थियों, नाम लेने वाला समझ में आ रहा है भाई? बेगूसराय समझ में आ रहा है कि नहीं? सब पर तुम लोग क्या समझते? इतना भीड़ है तो हम सबको देखते रहते हैं। एक बार कोई जम्हाई लेके दिखा दे, पहले मेरी नजर में आता है। समझ लीजिए कि ये 3D कैमरा है। इतना पुराना मास्टर हूं कि पूरा 3D बना लिया हूं माइंड को। कोई सोएगा जम्हाई लेने वाला पहले दिखता है हमको। चलो, वो इसलिए कि हम जम्हाई लेते लेते बहुत पिटाए हैं खुद। केमिस्ट्री के गया में एगो मास्टर थे सत्येंद्र बाबू, उनसे केमिस्ट्री पढ़ते थे, पता न जीवित है कि मर गए, बुजुर्ग थे, तो पढ़ाते थे। जे जम्हाई लेता था बिना बताए सट, तो हम उनके बगल में बैठते थे तो तड़ाक से मार देते थे। दो काम के लिए पीटते थे, जम्हाई लेने के लिए, एक जाड़ा में मुफलर बांध के जाइएगा ना तब भी मारते थे, मुफलर बांध के आ रहा है, और दूसरा जम्हाई लेने पर पीटते थे। और जो उनको पान खिला देता था अपने पैसे से उसको नहीं पीटते थे।
पान खिल, तो इसलिए हम लोग भी शुरू कर दिए पान लाना, तो सब पान लाना शुरू कर दिया उनके लिए। वहीं से मिर्जा गालिब कॉलेज के पास से पान मंगवाते थे, वो दुकान था, तो ला के ले जाके देते थे। उधर AP कॉलोनी में पढ़ाते थे, तो ले जाके देते थे, तो खुश रहते थे। तो इतना पान हो गया तो पूरा खुश थे कि तुम लोग तो पान से हमको राजा कर दिया है, अब बड़ी खुश, चलो अब किसी को पीटना बंद कर दिए। वैसे रिएक्शन पूछते थे लंबा लंबा कि बताओ ये वाला रिएक्शन पूरा बताओ, बोल के सुनाओ, न तो गेट पर से बाहर। पान जिस दिन से खिलाए न पूछना था न गेट पर से बाहर। इसीलिए साइंस कमजोर रह गया जिंदगी भर, पान खिला के बचे। अगर पिटाते याद करते तो याद रहता है ना, तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है। तो चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र का पिता किससे बोलते हैं? ओडम महोदय। लेकिन भारत में पारिस्थितिकी का पिता किसे बोलते हैं? रामदेव मिश्रा। ये तो वो पूरे दुनिया में हो गया। भारत में पारिस्थितिकी का पिता रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता रामदेव मिश्रा को कहते हैं, बिहार के नहीं। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के पिता किसको बोलते हैं? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को कहते हैं। तो पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो समझ में आ गया। दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल। तो चलिए, इसके बाद हम पारिस्थितिकी तंत्र को हम कल ही समाप्त कर देंगे, और कल बायोम और जीवोम का चैप्टर हो जाएगा। तो कल हम लोग एक लंबी क्लास लेंगे, बोल देंगे सर को पहले छोड़ने के लिए, और हम लोग पर्यावरण को बहुत लंबी क्लास लेकर लेंगे और कोशिश करेंगे बहुत आगे तक ले जाएं। तो चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। हम ऐसे ही अब आराम से बोलेंगे तो मेरा गला ठीक रहेगा। सुबह में 3 कॉल आया, तीनों आदमी हमसे इसलिए काट दिया फोन कि हमारा गला खराब है, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। पहला फोन आया हॉस्पिटल से, तो चाचा मेरे फोन किए जिनका बेटे का, बोले क्या गए, गला कैसा कर लिया है, पहले तुमको भर्ती करा देते हैं हम। लीजिए, चलिए।